हेलो भाई लोग और उनकी बहन लोग। तो हम बहुत कन्फ्यूजन में थे पहले कि पहले फ़िज़िक्स डालें या बी। तो एक सॉल्यूशन पे पहुँचे इवेंचुअली कि दोनों साथ में ही करते हैं। तो अभी पहले फ़िज़िक्स बना रहे हैं, उसके बाद फिर बी का वीडियो बनाएंगे एसी सर्किट्स का, क्योंकि एसी सर्किट्स में कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ता है, वो मेरे पास था नहीं बट अब आ चुका है। तो अब एसी सर्किट्स भी बना देंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो एसएचएम, ये फ़िज़िक्स का मॉड्यूल 1 का टॉपिक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ 11th-12th वाला ही है, तो पहले हम लोग उसको देखेंगे और फिर उसके बाद फिर एक चीज़ ऐसा देखेंगे जो कि हम लोग का अभी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद फिर ये वीडियो बहुत बेसिक ही रहेगा, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मतलब टर्म है वो है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब वो मोशन होता है, द मोशन in which the body describes same path over and over again। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो वाला मोशन जिसमें बॉडी सेम पाथ, एक मतलब जो सेम पाथ है वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, ये मतलब बहुत ही बेसिक है, ये 11th-12th में भी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा टर्म है एसएचएम। ये हो सकता है कि डेफिनेशन में ऐसे आ जाए, तो इसका डेफिनेशन आप लोग देख भी सकते हैं, चाहे सर नोट्स में लिखाए होंगे या बुक से। तो द मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the displacement of the body from a fixed position is called SHM, and acceleration is always directed towards a fixed point। आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए कि हम अपना गंदा हैंड राइटिंग में क्यों लिख रहे हैं, आप लोग बस सुन लीजिए जो हम बता रहे हैं। ठीक है, अब कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो कि हम लोग 11th-12th में ही पढ़ते थे, उसको बस हम एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एसएचएम में सबसे पहला चीज़ यही पढ़ते थे कि जो एक हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे थोड़ा अच्छा से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये अपना सिंपल पेंडुलम है। तो अगर हम इसको x मान ले या y मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, तो बस डिस्प्लेसमेंट है। तो x इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी। ये अपना एसएचएम का इक्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कैपिटल ए ले रहे हैं एम्पलीट्यूड को, और ये इसका फेज़। ठीक, ये तो मतलब बहुत ही नॉर्मल है। अब फिर अगर हम लोग को इसमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, तो वेलोसिटी मिल जाएगा। ये कांस्टेंट है, साइन का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा बाहर आ जाएगा तो इसको बाहर लिख देते हैं। तो ये अपना वेलोसिटी हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसी से एक्सेलरेशन चाहिए तो एक और बार इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये d2x/dt² हो जाएगा, और ये हो जाएगा -a ओमेगा² साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन नेगेटिव ऑफ साइन और ओमेगा एक बाहर आ जाएगा, तो ये होता है एक्सेलरेशन होती है ये। ठीक है, एक और फार्मूला होता है वेलोसिटी का, v इज़ इक्वल टू ओमेगा a² माइनस x²। मतलब जितना भी डिस्प्लेसमेंट है ना मीन पोजीशन से, ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो हम लोग इसको अगर यहाँ पे पुट करें तो हम लोग अगर ओमेगा पता है तो हम लोग बेसिकली वेलोसिटी पता लगा सकते हैं, अगर ये पता रहे कि कितना वो डिस्प्लेस हुआ है अपने मीन पोजीशन से। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का भी, नेगेटिव ऑफ ओमेगा² इंटू एक्स। ये भी डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, ये बहुत ही बेसिक है, ये 11th-12th में ही हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बता देते हैं कि एक सिस्टम होता है मास स्प्रिंग सिस्टम। तो एक हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ मास स्प्रिंग सिस्टम। ये एक स्प्रिंग है जिसमें यहाँ पे एक मास है। अब इस मास को हम लोग पुल डाउन करेंगे, और अगर रिलीज़ करेंगे तो फिर ये एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसका हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लेते हैं, तो इसका टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। अगर इसका मास m है तो यहाँ पे k इफ़ेक्टिव होता है।
आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे के इफ़ेक्टिव क्यों लिखा गया। तो हम एग्जांपल देके समझाते हैं। अगर ऐसा कोई सिस्टम रहे कि यहाँ पे भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे एक और स्प्रिंग है और ये बॉक्स है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस बॉक्स को इधर खींचे और छोड़े और मान ले इसका K1 है स्प्रिंग कांस्टेंट और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो यहाँ पे फिर जब हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे ना तो ये m/k इफ़ेक्टिव होगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई के इफ़ेक्टिव आखिर निकालना कैसे है, मतलब दो स्प्रिंग हैं तो ये पैरेलल में है या सीरीज़ में है, कैसे पता चलेगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि अगर स्प्रिंग साथ साथ में कंप्रेस हो रहा है और साथ साथ में वो जो है मतलब नॉर्मल लेंथ में अपना वापस आ रहा है और फिर वो स्ट्रेच हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये पैरेलल में है। और जब ये पैरेलल में होता है तो के इफ़ेक्टिव K1 + K2 होता है, ठीक है। अब ये सब 11th वाला चीज़ है और बहुत ही बेसिक है, तो इसका हम डेरिवेशन में नहीं जाना चाहते, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत वैसे मतलब बेसिक्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर हम लोग को मतलब ये करना है कि के इफ़ेक्टिव उस केस में क्या होगा जब ऐसे एक स्प्रिंग है और फिर एक और स्प्रिंग उसी के एक के बाद एक स्प्रिंग लगा हुआ है, तो ये सीरीज़ में है और इसका K1 है, इसका K2 है, और अगर के इफ़ेक्टिव अगर बोला जाए तो हो जाएगा ये 1/k इफ़ेक्टिव होगा और 1/K1 + 1/K2 होगा। ये अगर आप ध्यान में रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ जाता है, 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल्स आ सकता है इससे। तो इसके बाद एक होता है एक सिंपल पेंडुलम। इसका सबको पता ही रहेगा पर हम फिर भी एक बार बता देते हैं कि ये जो अपना सिंपल पेंडुलम है इसका मास, अच्छा इस स्ट्रिंग की लेंथ है L और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G, स्मॉल g, जो कि ऑब्वियसली है, ठीक है। इसको यहाँ पर तक हम लोग डिस्प्लेस करते हैं और फिर उसको छोड़ेंगे तो ये SHM एग्जीक्यूट करेगा। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g। अगर मेरा बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये सारा चीज़ बताने के बाद जो हम लोग का मेन आता है, जो अभी हम लोग को पढ़ना है, हम बस ये जो बेसिक्स वाला है ना, इसलिए हम केवल अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे कि SHM का कैसे हम लोग निकालते हैं। फिर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम फिर डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये पता है कि जो हम लोग का फोर्स होता है ना वो -kx होता है। अब कुछ लोग पूछेगा भाई ये कहाँ से ला दिया तुम, ठीक है। तो हम इसको भी आप लोग को डिस्कस कर देते हैं एक बार। मान लेते हैं ये कहीं पे एक ये है स्प्रिंग ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। और इसको हम लोग इधर खींचते हैं तो जो हम लोग का इधर हम लोग इसको फोर्स लगा के इधर खींचे, ठीक है। तो जो हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो इधर लग रहा होगा स्प्रिंग के कारण, बट हम लोग का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड हो रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स इस साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, मतलब दोनों अपोजिट है, ठीक है। तो इसलिए ये नेगेटिव साइन है और ये फोर्स इज इक्वल टू kx। तो अब फोर्स हम लोग को पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, लिख देते हैं यहाँ पे kx, ठीक है। अभी तक मामला बिल्कुल कूल चल रहा है। m एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं d2x/dt², इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हम लोग इसको d2x/dt² लिख देते हैं। और ये -kx है तो इधर ले आके +kx करके इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग को करना है ना, m को हम लोग को मतलब डिवाइड कर देना है, जितना भी टर्म्स है सबको m से डिवाइड कर दो। तो यहाँ d2x/dt² हो गया +k/m हो गया और यहाँ पे x है ही और इधर तो 0 रहेगा, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गया, इसको 1 दे देते हैं। अब हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, तो ये जो डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए x को कुछ एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में मानते हैं। मतलब इसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन तब आएगा जब हम लोग x को कुछ एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में मान लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड है इसका मतलब ये, तो हम लोग इसको α t ही मानेंगे क्योंकि पैरामीटर टाइम है, ठीक है। तो x को हम लोग t मान लिए, x को हम लोग एक्सपोनेंशियल α t मान लिए। अब हम लोग इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो कर देते हैं। पहले एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो ये α e⁴ हो जाएगा। हमको नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। और d2x/dt² कर देंगे तो ये α² e⁴ हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब 2 in 1 करेंगे
वो 2 in 1 वाला नहीं, ये 2 इक्वेशन इन 1 में अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फ़ा टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स है मेरा ई टू द पावर अल्फ़ा टी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग ये देख रहे हैं ना कि के बाई एम भी मेरा एक कांस्टेंट है, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, के बाई एम को भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो चलो ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं, ये बाई कन्वेंशन होता है, आपको इसका बहुत ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर ही क्यों मान रहे हैं, ये बाई कन्वेंशन है, तो हम लोग को वही लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो अल्फ़ा स्क्वायर, अब इन दोनों में से हम ई टू द पावर अल्फ़ा टी को कॉमन मान लेते हैं, ठीक है, टू द पावर अल्फ़ा टी हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर हो गया प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल के टर्म में है और हम लोग इसको माने हैं, और अगर x ही 0 हो जाएगा तब क्या ही मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो 0 मतलब यही होगा फिर। और अगर हम लोग इसको 0 के इक्वल करें तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा नॉट, यहाँ पे ये कर देते हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा। आई होप कि ये सारे लोगों को समझ में बात आई होगी कि जब हम यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ अंडर रूट -1 आएगा, तो इसको हम लोग आयोटा लिख सकते हैं, और ये प्लस माइनस इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं और इससे स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो अब एक अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा आ चुका है, और हम लोग को पहले से पता है कि हम लोग x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा टी लेट करके रखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को x ही निकालना है, और अगर हम लोग फिर यहाँ पर इसको पुट करेंगे क्योंकि अल्फ़ा का 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 आएगा और प्लस यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी आएगा, क्योंकि अब ये कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, तो ये बिल्कुल अजीब नहीं है। जब हम लोग डबल ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं, ये जब हम लोग पढ़ेंगे आगे मैथमेटिक्स में, तो ये सब फिर नॉर्मल चीज़ हो जाएंगे हम लोग के लिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 और टी होगा, तो और जो ये अल्फ़ा 1 होगा ये मान लेते हैं कि प्लस वाला है, ठीक है, आयोटा ओमेगा टी हो जाएगा प्लस, और डी अल्फ़ा 2 वाला नेगेटिव वाला हो जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये जो कांस्टेंट्स है ना, ये C1 प्लस आयोटा C2 होगा। मतलब ये होता है कि हम लोग जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे ना, तब हम लोग को ये बातें समझ में आएंगी कि अच्छा ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। और ये d इज़ इक्वल टू D1 प्लस आयोटा D2 हो जाएगा, वरना कमेंट्स में भाई बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है तू, मतलब कुछ भी लिख रहा है, कुछ भी मान रहा है अपने मन से, इसका x तू ऐसे क्यों लिख दिया। तो मतलब ये हम लोग को बाद में पता चलेगा, अभी हम लोग उतना पहुँचे ही नहीं कि हम लोग इस बात को समझ पाएँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग x का जो फाइनल वैल्यू लिखेंगे, x का जो फाइनल वैल्यू लिखेंगे वो हो जाएगा C1 प्लस आयोटा C2 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस D1 प्लस आयोटा D2 ई टू द पावर नेगेटिव ऑफ आयोटा ओमेगा टी। यही होगी हम लोग का डिफरेंशियल जो इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन आ गया है। तो बस यही सॉल्यूशन हम लोग को करना था, जो मतलब हम लोग को गिवन था डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हुआ मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो कंप्लीट यहाँ पर, और जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा उसमें हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन को कवर करेंगे, और उसके बाद फिर जो जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।